नमस्कार, मैं अंश माथुर। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। इस समय हम लोग जानते हैं कि बरेली में लगातार स्कूलों को लेकर जो लंबी लड़ाई चल रही है फीस माफ़ी को लेकर, उसमें अब क्या एक्शन होने वाला है या अब जो लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि लगातार गार्जियन से लेकर स्कूल प्रबंधक तक में यही विचार पर कहीं ना कहीं कशमकश बनी हुई है कि फ़ीस जमा होगी या नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ऑनलाइन ही चलेगी, स्कूल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं इस समय मौजूद अभिभावक संघ के प्रदेश से जो प्रभारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अंकुर सक्सेना जी। जानते हैं उनसे कि क्या प्रक्रिया अभी चल रही है और अब अभिभावकों को आगे क्या करना होगा। हम जानना चाहेंगे कि इस समय क्या प्रक्रिया चल रही है और ये फीस माफ़ी के लिए जो आप लोग एक लंबी मुहिम चला रहे हैं, उसमें क्यों ऐसा आपको करना पड़ा है कि फ़ीस माफ़ी, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे ऑनलाइन चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि दो तरह से आप इस समस्या को समझ सकते हैं जी। पहली समस्या तो ये है कि जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अधिकतम लोग ये समझते हैं कि अभिभावक पैसा देना नहीं चाहते। तो पहले तो ये भ्रम दूर किया जाए कि ऐसा नहीं है कि पैसा देना नहीं चाहते। समस्या ये है कि पैसा है ही नहीं। जब लगातार आप देख रहे हैं बरेली के अंदर भी बाज़ार अभी कुछ समय से खुलना शुरू हुआ है, अब आप जाकर देखिए तो आधे दुकानदार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बिक्री इसलिए नहीं हो रही कि जो माल कस्टमर ने मार्च के महीने में देखा था या फरवरी में देखा था वो उसको आज ही वही देखने को मिल रहा है। तो वो कहता है कुछ नया नहीं है तो ख़रीदारी नहीं है। दुकानदार ये कहता है कि हम नया तब लाएंगे तब ये माल बिकेगा। लेकिन अगर आम तौर से आप देखेंगे तो उस दुकान के अंदर आपको 5 लोग नज़र आते हैं। आप कहते हैं कि व्यापार चलने लगा, दुकान खुलने लगी, लेकिन ये वो जानता है कि 5 लोग आए थे लेकिन लेकर एक भी चीज़ नहीं गए। तो अर्थव्यवस्था को समझने की बहुत सारे तरीके हैं। सरकार का अपना तरीका है। सरकार कहती है कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है। सरकार को लगता है कि अगर 10% से 11% सुधर गई तो वो 1% को बहुत बड़ा ग्रोथ मानती है। वो इसलिए भी मानती है क्योंकि वो ये नहीं समझती कि इस 1% में वो सारे लोग भी आ रहे हैं जो अरबपति खरबपति हैं। एक खरबपति आदमी का एक जो प्रॉफिट जाता है वो मान लीजिए एक बार में 2 करोड़ रुपए जाता है, लेकिन एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये होती है उसकी ग्रोथ का मतलब होता है कि 2 करोड़ रुपये में कम से कुछ नहीं तो एक आध लाख अभिभावक शामिल हो गए। तो इतने सारे जो अभिभावक जो 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी के आसपास आया करते थे, आज उनकी अगर सैलरी चल रही है तो वो आधी चल रही है, कुछ की आधी से कम चल रही है, कुछ के ये हुआ है कि नौकरी से हटा दिया गया है, खुद से कहा गया कि नौकरी पे नहीं रखेंगे आप, नौकरी पे रखे रहेंगे आपको, लेकिन जब तक ये स्कूल नहीं खुल रहे हैं या जब तक कोई और चीज़ नहीं तब तक आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की हैं। तो अब क्या है कि हमें समझना होगा कि आर्थिक तंगी है या नहीं। अगर आर्थिक तंगी है तो फिर ये कहना गलत होगा कि अभिभावक पैसा नहीं दे रहे। हमारी लड़ाई इस बात की है कि सरकार इस बात को समझे कि उन्हीं के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया। उनको हर सर्वे से उनके पास रिपोर्ट पहुंची है। उनको ये भी पता लगा है कि बरेली का मार्केट आज से पहले या पूरे प्रदेश के अंदर मार्केट जो थे वो जब एक करके जब ईड ऑर्डर इवन करके चल रहे थे या वन साइड चल रहे थे, उस दौरान भी क्या था कि उस दौरान भी जो मार्केट खुलता था 10 से 11 दिन 12 दिन खुलता था, तो 12 दिन ही उसकी तनख्वाहें जो हैं उनके मुलाजिम को गई हैं, उनके कर्मचारियों को गई हैं और 12 दिन की आमदनी उन्होंने करी है। तो ये तो मार्केट रूटीन में अभी आया है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी सक्षम हो गया और पैसा जमा कर देगा। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे की तंगी के अंदर भी अपने कपड़े फाड़ के नहीं चलेंगे। कोई जना भी बाजार में ऐसे नहीं घूमेगा मुंह लटका के कि वो कहे भाई तो मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि एक सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए वो अपनी सामाजिक स्थिति, स्टेटस जिसे कहते हैं, उसको मेंटेन रखना चाहता है। तो जब तक ये समस्या है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक बात और बताऊं कि हम आपको कोई चीज़, आप मेरे घर पर जब आते हैं और घर पे आके आप मुझसे बात करते हैं तो मैं आपको चाय भी पूछता हूँ, नाश्ता भी पूछता हूँ, सब बातें करते हैं। वही काम जब मुझसे फ़ोन पे करते हो तो मेरा ना चाय खर्च होती है, ना ड्राइंग रूम में खर्च होकर मेरा एसी खर्च होता है, ना मेरे कमरे में बैठ के आप मेरा समय लेते हो, क्योंकि हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं। सवाल वही है, जब हम आज की तरह के मोबाइल पे पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप एक बात समझिए, एक बंदे को बच्चे के लिए 10 से 10 हज़ार रुपये का मोबाइल लेना पड़ा, 10 से 11 हज़ार का मोबाइल लेना पड़ा। 11 हज़ार रुपये का मतलब 1000 रुपये महीना तो उस पर वैसे ही चढ़ गया 11-12 हज़ार रुपये में, प्लस उसको 250 से 300 रुपये महीने का वो डालना पड़ता है, इंटरनेट के लिए अपना पैक डालना पड़ता है। तो 1300 रुपये महीना तो ऑलरेडी दे रहा है वो 1 साल को पूरा करने के लिए। अब आप ये सोचिए कि जब वो ये पैसा ऑलरेडी दे रहा है, फिर अब स्कूल चाहता है हम उस चीज़ के भी पैसे दें जिस चीज़ को हम ले नहीं, जिसकी सुविधाएं हम नहीं ले रहे हैं। ये सुविधा आप मानते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ बराबर है, ये डिस्टेंस लर्निंग है। और डिस्टेंस लर्निंग में आप कभी भी देख लीजिएगा, चाहे कोई कोर्स हो, चाहे ये स्कूल का हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज हो, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जो स्कूल की फीस होती है और जो डिस्टेंस लर्निंग फीस होती है डिफरेंट होती है। तो हमारी लड़ाई यही है
कि आप डिस्टेंस से पढ़ाई करा रहे हैं, ये डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत आना चाहिए। उसके बावजूद भी ये प्लान डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, इसके अंदर वो सुविधाएं, वो जानकारी, वो पढ़ाई नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो अभी पढ़ाई चल रही है डिस्टेंस लर्निंग में लाई जाए, और उसके लिए जो फीस जो बार बार कही जा रही है, जो पुरानी फीस थी उसी को ही फॉलो किया जा रहा है, तो कम होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात और जानकारी देता हूँ। जिस वक्त ये जिला शुल्क समिति बनी थी बरेली में, वो जिस कानून के तहत बनी थी 2018 में, उस पर ये कहा गया था कि हर ज़िले के अंदर एक कमेटी होगी जो फीस को तय करेगी, या उसमें कोई शिकायत होगी तो उस पर निस्तारण करेगी। किसी समिति ने पूरे यूपी में काम नहीं किया उस पर। आज क्या हुआ है कि जब उसमें ये कहा गया था कि स्कूल नए सत्र के शुरू होने से 60 दिन पहले अपनी वेबसाइट पर सारी फीस डालेगा, तो उन्होंने सारी फीसें डाली नहीं है। उन्होंने डाली 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, तो चलो वो भी, उस पर भी आवाज़ उठती। इससे पहले कोरोना काल आ गया। अभी जून के अंदर इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है इस एक्ट के अंदर, मतलब अमेंडमेंट कह सकते हैं, उसमें कुछ एक पॉइंट जोड़ा गया है जिसमें वैश्विक महामारी, दैविक आपदा, एक्ट ऑफ गॉड, इस टाइप की बहुत सारी समस्याएं जो विषम परिस्थितियों में होती हैं उनको जोड़ा गया है। अब समय है उन चीज़ों को क्रियान्वयन करने का, उनको काम में लाने का। तो उसमें ये साफ लिखा है कि जिस वक्त स्कूलों ने अपनी फ़ीस को डिक्लेयर किया था, उस वक्त ये उसमें कहीं नहीं लिखा था, क्योंकि कोरोना उनको भी नहीं पता था आ जाएगा, तो उसमें साफ लिखा है कि नियमित रूप से जो स्कूल चल रहे थे उसकी जो फीस होगी वो ऑनलाइन फीस के बराबर रखी जाएगी। ऐसा उस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है, इसलिए जिला शुल्क समिति चाहे तो उसके अंदर इसका निस्तारण खुद भी कर सकती है फीस को तय करके। तो अब कहना साफ है कि जब उसके अंदर विषम परिस्थितियों, पैंडेमिक का और एक्ट ऑफ गॉड का जब उसमें क्लॉज पड़ गया है, उसके बाद अप्रूव भी हो गया, क्योंकि गवर्नर हमारी जो है उन्होंने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, साइन भी हो गया। अब उसके अंदर इसका इस्तेमाल करने का समय है कि जिला शुल्क समितियाँ बैठें और फिर ये तय करें कि क्या ऑनलाइन स्टडीज़ में और उसमें खर्चे स्कूल के बराबर हैं। यदि नहीं है तो हमारी लड़ाई केवल यही है कि जो जायज़ पैसे वो आप ले लीजिए, नाजायज़ पैसे वो नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ जिनके साथ वाकई में परेशानियाँ, नौकरियाँ चली गई हैं, उसके स्कूल फीस छोड़ें। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपने एक सवाल और छोड़ दिया कि जिनकी वाकई में नौकरियां गई हैं उनकी फीस छोड़ें, तो इसमें भी सक्षम और असक्षम परिवार शामिल होंगे, क्या होगा? देखिए, हम एक बात करते हैं, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा कि जिस वक्त हम लोग आज़ाद नहीं थे, जब अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था, उस दौरान में जो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने अपनी सर उठाए थे अंग्रेज़ों हुकूमत से लड़ने के लिए, उन्होंने भी क्या साथ राजाओं का नहीं लिया होगा? उन्होंने उस मौके पर राजाओं, जो उस वक्त के राजा थे, उस वक्त के मजबूत लोग थे और पैसे वाले लोग थे, उन सबका साथ लिया था और सब लोगों ने साथ दिया था, तभी तो उस समय की लड़ाई लड़ी जा सकी होगी। तो अगर सक्षम के साथ सक्षम खड़ा नहीं होगा तब तक इसका हल नहीं मिलेगा। सक्षम अगर आज की तारीख में फ़ीस नहीं दे रहे हैं तो ये ना माना जाए कि उनकी मंशा गलत है, वो उन असक्षम लोगों के साथ खड़े हैं जिनके पास वाकई में समस्या है। तो इसीलिए सक्षम और असक्षम करना ये सब बेकार की बातें हैं। गवर्नमेंट ने एक क्लॉज दिया है जिसमें लिखा है कि जो सक्षम माना गया उसमें इनकम टैक्स पेई को ही माना गया है। अब आप मुझे बताइए कि इनकम टैक्स पेई जो थे वो इनकम टैक्स भरेंगे मार्च 2020-21 का, जो 31 मार्च को ख़त्म हो गया और लॉकडाउन शुरू हुआ पहले अप्रैल से, तो ये अगले साल भरा जाएगा। तो आप कैसे कह देंगे इनकम टैक्स भरने वाले को आप उसको सक्षम माना जाए? दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये शहर की बात नहीं, पूरे प्रदेश की बात है। अभी नोएडा का एक अभिभावक थे जिन्होंने हमारे एक साथी थे, उनसे कहा कि उनकी तनख्वाह जो है 1,80,000 महीना थी, गुड़गांव में जॉब करते थे, और उनके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट चल रही है जिसमें फ्लैट भी है, मकान भी है, वो लगभग 1,05,000 की है। आज कंपनी उनसे कह रही है 65,000 रुपये नौकरी करनी करिए वरना हम आपको निकाल देंगे। तो उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो बेरोजगार हो जाए या 65,000 लें। तो 65,000 अगर लेते तो 1,05,000 की किस्त कहाँ से भरेंगे? अब आप उन्हें सक्षम मानेंगे या सक्षम मानेंगे? इनकम टैक्स तो भर रहे थे वो, लेकिन उनके ऊपर लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा है। अभी आप बरेली एक बी टाउन के लेवल का टाउन मानता हूँ मैं, जो अपने आप को बड़ा बना नहीं पा रहा, छोटे में शुमार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप बरेली के किसी की तनख्वाह 20,000 रुपये है और वो नौकरी करके ओवर टाइम करके इंसेंटिव कमा के 25,000 रुपये कमा लेता है, तो उसके जो खर्चे वो 22,000 रुपये हैं। मतलब बेसिक सैलरी से ऊपर खर्चे उसके ऑलरेडी चल रहे हैं। किसी पे पर्सनल लोन है, किसी ने लोकल ब्याज से पैसा ले रखा है, किसी ने सोना रख के पैसा ले रखा है। तो आज अगर आप बात करोगे कि उनको आज की तारीख में 20,000 भी नहीं मिल रहे हैं, अब उनको 10,000 मिल रहे हैं, आप कैसे कह दोगे कि वो असक्षम है या सक्षम है? सक्षम आप कहोगे उन्हें तनख्वाह मिल रही है, यहाँ मिल रही है भैया आदि। अभी भी गार्जियंस में ये सवाल बना हुआ है, बार बार उनके मन में यही विषय बार बार निकल के आ रहा है कि फीस जमा करनी है या नहीं करनी है।
नहीं, फीस किसी को जमा नहीं करनी। जितने लोग हमसे टकराते हैं वो ये सब यही कहते हैं हम फीस नहीं जमा कर पाएंगे क्योंकि हमारा पैसा नहीं है। आज की तारीख में बरेली में जिस हिसाब से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आप बताइए कि ज़्यादातर लोग जो हैं, आप बरेली के अस्पतालों की हालत भी देख रहे हैं। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अखबार के माध्यम से पता लगता है कि किस प्रकार से दुर्व्यवस्था है, यहाँ पर अव्यवस्था है सारे अस्पतालों में। तो अगर निजी अस्पताल में कोई जाता है आज की तारीख में, उसे लाखों रुपये चाहिए, तो फीस जमा करेगा, लाखों रुपये अपने कोरोना में मरने जीने के लिए अपने पैसा संभाल के रखेगा। आज दौर वो चल रहा है कि जान बचानी ज़्यादा जरूरी है। और ये बीमारी जिसको है, ये किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिसको होगी उसी को रहेगी। पूरा घर निपट रहा है इसके अंदर। तो अगर जिसके पास आज की तारीख में 1 लाख रुपए रखे, समझिए वो बिल्कुल फकीर है आज की तारीख में, तो उसको एक आदमी के नाम से 3 लाख रुपए देने चाहिए। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 12 लाख होना चाहिए, तब वो पेंडेमिक के समय अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब होगा। अन्यथा अगर ये पेंडेमिक फैल गया तो क्या करेगा वो अपने घर में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं किसी के 5 लाख रुपए रखें तो उसे भी गरीब की श्रेणी में डाल के रखिए, क्योंकि उसके बाद 4 लोग आश्रित हैं आज की तारीख में। एक परिवार में एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे होते ही हैं एवरेज। और अगर आप देखिए किसी के पास 15 से 20 लाख रुपए नहीं निकलेंगे किसी के पास, तो जब 20 लाख नहीं निकल रहे किसी के पास, वो असक्षम है। अगर पैसा आप उसका देख रहे हैं बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है और फीस के लिए नहीं है, वो उसके बुरे वक्त के लिए जो दौर चल रहा है। तो अभी स्थिति बिल्कुल साफ होती हुई नज़र यही आ रही है कि अभी फ़ीस के लिए जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में अभी सबको साथ निभाना होगा और आने वाले समय में सरकार भी कुछ फैसला ज़रूर लेगी, क्योंकि सभी अभिभावकों की जो एक राय है, सभी की जो एक आस है, वो सब जुड़ी हुई है और अभिभावक संघ भी पुरजोर मेहनत में लगा हुआ है। कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं माथुर, सिटी न्यूज़ बरेली।